हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम कल है और जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि आपकी सारी मैराथन क्लासेस हम आपको करा देंगे। और आज हमारी एक लास्ट मैराथन क्लास बची है, वो भी किसकी? सीडीपी की। ऐसा आज क्यों इसे कराया जा रहा है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि सीडीपी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बाकी चैप्टर्स के मुकाबले, बाकी पोर्शंस के मुकाबले ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। इसलिए इसको हम लास्ट में करा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज हो सके। और आपको इसमें सिर्फ रिवीजन करना है, आपको इसमें सिर्फ रिवीजन करना है। तो आज आप इसका हम क्विक रिवीजन कराएंगे, छोटी क्लास लेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ अब पढ़ने का मतलब नहीं है। इसलिए छोटी क्लास में इंपॉर्टेंट जो सीडीपी के टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा आज के सेशन में पहला टॉपिक है विकास का अर्थ एवं प्रकृति। इसमें सीडीपी से पहला पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर में भी ऐसे आते हैं। तो चलिए देखते हैं विकास का अर्थ एवं प्रकृति। इसमें पहला पॉइंट है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है। विकास लगातार चलती रहती है, मतलब विकास जो जीवन भर चलता रहता है। ध्यान रखिएगा, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है कि जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल रहते हैं, और विकास में गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं और मात्रात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा। वृद्धि में लेकिन गुणात्मक परिवर्तन नहीं होते, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन होते क्या हैं? गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर संवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, मतलब संवेग अपने नियंत्रण करने लगते हैं, कब हंसना है कब रोना है, छोटी छोटी बात पे हंसना या रोना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है। तो उस उम्र बढ़ने से गुणात्मक परिवर्तन भी आ जाता है। विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन परिमाणात्मक परिवर्तन में क्या होता है कि शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आदि से। तो वृद्धि में क्या होता है, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन बढ़ता है, लेकिन जो विकास होता है उसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक अर्थात मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब इसमें वृद्धि और विकास के बारे में दिया गया है जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अंतर दिया गया है, देख लेते हैं। पहला अंतर है, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। ध्यान रखिएगा, जो वृद्धि होती है उसका स्वरूप बाह्य होता है, मतलब हमें दिखता है, जैसे शरीर का कद बढ़ता है तो हमें पता चल जाता है। और विकास आंतरिक होता है। आंतरिक कैसे होता है? आप किसी भाषा के बारे में ज्ञान ले रहे हैं तो आप उसे समझ सकते हैं कि हाँ, उसका भाषा ये खा रहा है, विकास भाषा सीख रहा है बहुत अच्छे से। आंतरिक होता है ना, आप सांवेगिक नियंत्रण सीख रहे हैं तो वो क्या है? आंतरिक गुण ही तो है, तो विकास आंतरिक होता है। दूसरा पॉइंट है, अवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? वृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है, अर्थात आपका जो कद बढ़ना होता है, ये सब आपका वजन बढ़ना एक समय के बाद रुक जाता है। और विकास जो होता है वह जीवन पर्यंत जो है लगातार सतत तरह से चलता रहता है। तीसरा है, अवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, और अवृद्धि का अर्थ केवल संकुचित अर्थ में होता है, मतलब इसका ज़्यादा व्यापक अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि शरीर का कद बढ़ना या विभिन्न चीज़ें जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं उसका। लेकिन विकास शब्द जो है वह व्यापक अर्थ में यूज होता है। विकास में सभी पक्ष आ जाते हैं, सभी पहलू आ जाते हैं। चौथा है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है। चौथा पॉइंट क्या है कि वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास का एक निश्चित क्रम होता है। पांचवा पॉइंट क्या है? अवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अवृद्धि की या फिर वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। किसी व्यक्ति के अंदर मोटापा पहले आ जाता है, उसका वजन पहले बढ़ जाता है, हाइट कम बढ़ती है। किसी में हाइट पहले बढ़ जाती है, उसका वजन कम बाद में बढ़ता है। और लेकिन विकास जो होता है वह एक निश्चित दिशा में ही होता है। विकास एक निश्चित दिशा में ही होता है। आप धीरे धीरे करके ही विकसित होते हैं। आपका जो मस्तिष्क है वह धीरे धीरे करके ही विकसित होता है। ऐसा तो आप है नहीं कि आप आकलन और समाकलन के प्रश्न 2 साल के बच्चे से लगवा लीजिए। विकास जो होता है वह धीरे धीरे विकसित होता है। आगे देखते हैं, अवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। अवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन विकास का क्या होता है? कोई ना कोई लक्ष्य होता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। आगे देखते हैं, 7वां पॉइंट है, अवृद्धि को हम माप सकते हैं। बिल्कुल, ये मात्रात्मक होता है ना, ऊपर ही पढ़ाया गया है, ये मात्रात्मक होता है। अवृद्धि को हम नाप सकते हैं, जैसे कि 65 किलो, 5 फुट हाइट है उसकी। तो ये सब क्या है? मापन तो ही हम कर रहे हैं,
लेकिन विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते। थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, जैसे IQ आदि नापा जाता है, लेकिन उतना वो सटीक नहीं होता। इसलिए विकास को हम सीधे सीधे तौर पे माप नहीं सकते हैं और वृद्धि को माप सकते हैं। आगे है कि मानव विकास के विभिन्न पक्ष। मानव विकास के विभिन्न पक्ष दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला है शारीरिक विकास। शरीर से संबंधित जो विकास होता है उसे शारीरिक विकास कहा जाता है। सेकंड है मानव विकास मानसिक विकास, मतलब जो हमारा मस्तिष्क विकसित होता है, इसका जो चरण होता है उसे मानसिक विकास कहा जाता है। सामाजिक विकास क्या होता है कि समाज से मिलने जुलने की जो समाजीकरण हम करते हैं उसे सामाजिक विकास कहा जाता है। संवेगात्मक विकास, अपने संवेगों पे हम नियंत्रण कैसे कैसे करते रहते हैं, कैसे सीखते रहते हैं, कैसे कैसे हम उस पर दक्ष हो जाते हैं, उसे ही संवेगात्मक विकास कहा जाता है। क्रियात्मक विकास क्या होता है कि विभिन्न क्रियाओं को करने में हम धीरे धीरे सक्षम हो जाते हैं, उसे क्रियात्मक विकास कहा जाता है। नैतिक विकास क्या होता है कि जो हम नैतिकता सीखते रहते हैं उसे ही नैतिक विकास कहा जाता है, कि हम नैतिकता के एक एक लेवल अप होते रहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है कि ये भी हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है, कि हम धीरे धीरे विभिन्न चीज़ों को समझने अगर लगते हैं तो वह संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। हम अलग अलग चीज़ों को सीखने लगते हैं तो उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। आगे है विकास की अवस्थाएँ। आगे हमारा है विकास की अवस्थाएँ। उसमें पहला है, जो पहली अवस्था है वह शैशवा अवस्था या फिर इन्फेंसी होती है, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बना है जन्म से 2 वर्ष होती है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये जन्म से 2 वर्ष होती है। अर्ली चाइल्डहुड या फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड जो होती है वह 3 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड 7 से 12 वर्ष होती है, जो लेटर चाइल्डहुड होती है वह 7 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, 13 से 18 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष और किशोरावस्था पूछा जाता है 13 से 18 वर्ष। नोट कर लीजिएगा इसको। अब शैशवावस्था के बारे में देख लेते हैं कि इन्हें निम्न नामों से जाना जाता है। जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काल अगर प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा है तो वह शैशवावस्था हो जाएगा। भावी जीवन, जो हमारा आने वाला जीवन है, उसका आधारशिला अगर पूछा जाएगा किस अवस्था कहते हैं तो शैशवावस्था हो जाएगा। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है। दोहराने की अवस्था, मतलब आप जो करेंगे बच्चा भी उसे ही देख के वही चीज़ करेगा, तो ये क्या है, दोहराने की अवस्था होती है। तो दोहराने की अवस्था किससे संबंधित है, वह संबंधित है शैशवावस्था से। प्री लगने की अवस्था, एडोरेबल पीरियड जो होता है कि आप सभी जो बच्चे होते हैं वो सभी को प्रिय लगते हैं ना, तो प्रश्न बनेगा प्रिय लगने की अवस्था कौन सी होती है, तो वह शैशवावस्था ही हो जाएगी। अब दूसरी अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था या फिर प्री चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड, जो 3 से 6 वर्ष होती है। इसको देखते हैं हम किन किन नामों से जाना जाता है। पूर्व विद्यालयी आयु, अगर प्री स्कूल एज पूछा जाएगा कौन सी होती है तो वह कौन सी हो जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी। नर्सरी स्कूल एज अगर पूछा जाएगा तो पूर्व बाल्यावस्था। टॉय एज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट बोलूँगा उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये टॉय एज अगर पूछा जाएगा तो वह अर्ली चाइल्डहुड ही हो जाएगी। और इलॉजिकल चिंतन जो होता है उसकी अवस्था कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी अर्ली चाइल्डहुड। इस अवस्था की स्पेसिबिलिटी दी गई है कि इस अवस्था में क्या क्या होता है हमारे साथ। जीववाद का गुण हमारे अंदर नहीं होता, इसमें जीववाद का गुण नहीं होता है, मतलब हम सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। उदाहरण जैसे कोई बच्चा देखिए, अगर आप उसे डॉल दे रहे हैं तो वह उस डॉल के साथ खेलने लगता है ना, उस डॉल को अपने भाई या बहन की तरह उससे विभिन्न तरीके के कार्य करवाता है, करता भी है, तो यही है जीववाद। सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड का क्या मतलब होता है कि वह समझता है कि दुनिया में वही अकेला है, वह जो बोलेगा उसे सबको उसी बात को मानना चाहिए। इगोइस्टिक का भी मतलब यही होता है। सेल्फ सेंटर्ड वही बात लिखी गई है। अक्षर लिखना, गिनती गिनना और रंगों को पहचानना वह सीख लेता है। तो इस अवस्था में अर्ली चाइल्डहुड में अक्षर लिखना बच्चा सीख लेता है, गिनती गिनना सीख लेता है, रंगों को पहचानने लगता है। रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी का गुण क्या होता है कि जैसे कि 2 + 3 = 5 है, तो 3 + 2 = भी 5 होना चाहिए, इसका भी गुण उसे पता चल जाता है इस अवस्था में। अगला है कि डेवलपमेंट ऑफ ओडिपस एंड इलेक्ट्रा ग्लैंड्स, तो ये 2 ग्लैंड्स हैं उसका भी विकास हो जाता है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड्स क्या होती हैं, ऑडिपस ग्लैंड मतलब ये क्या होता है कि जो इसमें ये होता है कि जो विपरीत जो लिंग होते हैं, जैसे कि जो बच्ची होती है वह पिता के प्रति ज़्यादा अभिप्रेरित होती है और जो बच्चा होता है वह अपनी माँ के प्रति ज़्यादा अभिप्रेरित होता है, इसे ही ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्लैंड्स कहा जाता है। क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, इस अवस्था में बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है और इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं, मतलब आप जो करेंगे बच्चा भी वैसा करके सीखना चाहता है और वही सीखता है। तीसरी अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था। तीसरी अवस्था क्या है, उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष होती है। इसे क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है। इसे एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। समूह की आयु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। समूह की आयु कौन सी हो जाएगी, लेटर चाइल्डहुड या फिर
लेटर चाइल्डहुड या फिर उत्तर बाल्यावस्था की उम्र हो जाएगी। कॉन्क्रीट थिंकिंग की एज पूछा जाएगा तो वो कौन सी हो जाएगी, उत्तर बाल्यावस्था। और कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन एज, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल जो हो जाएगा, मतलब समाजीकरण करने के लिए द्वंद्व मचा रहता है कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, ये कौन सी एज हो जाएगी, उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी। और मिथ्या परिपक्वता का काल भी इसे ही कहा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेम एज, खेल की आयु कौन सी हो जाएगी, तो यही हो जाएगी गैंग आयु, गैंग की एज और गेम की एज यही हो जाएगी उत्तर बाल्यावस्था। उत्पाती अवस्था भी यही होती है। आगे है किशोरावस्था, इसे निम्न नामों से जाना जाता है, देखते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जीवन का सबसे कठिन काल पूछा जाएगा कौन सा होता है, ऐसा किसने कहा है, मतलब कौन सा होता है, तो वो किशोरावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था एक परिवर्ती अवस्था होती है। ये परिवर्ती मतलब क्या होता है कि आप एक ट्रांजिशन से गुजरते हैं, आपके अंदर सभी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। इसमें क्या होता है कि सभी चीज़ें चेंज होने लगती हैं, आपके सारे व्यवहार चेंज होने लगते हैं, आपके सारे जो विशेषताएं होती हैं, आपकी जो लाइक्स होती हैं, डिसलाइक्स होती हैं, वह सब बदलने लगती हैं। इसीलिए इसे परिवर्ती की अवस्था कहा जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, अधिकतम विकास बुद्धि का इसी अवस्था में होता है। संवेगों में परिपक्वता आती है और विचारों में भी। दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है, मतलब आप डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, आप दिन में ही सोचने लगते हैं अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो क्या हो जाए, अगर मेरे इतने मार्क्स आ जाएं, क्लास 8 में हूं मैं, मेरे 90% आ जाएंगे तो क्या होगा, अगर मुझे ये कार चलाने को मिल जाए, मैं कार सीख लूँ तो क्या हो जाएगा। तो ये दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति किस अवस्था में आती है, किशोरावस्था में ही आती है। समूह को महत्व इसमें देते हैं बच्चे इसमें अपने ग्रुप को ज़्यादा महत्व देते हैं, ध्यान रखिएगा। वो अपने परिवार से भी ज़्यादा अपने ग्रुप को महत्व देते हैं। सोशल सर्विस करने की उनकी भावना होती है, समाज सेवा करने की भावना उनके अंदर होती है। आत्मसम्मान की भावना होती है, आत्मसम्मान उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ईश्वर और धर्म में विश्वास होने लगता है और वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है। वीर पूजा का मतलब क्या होता है कि जैसे आप विराट कोहली को मानते हैं, आप विराट कोहली को मतलब आपके अंदर एक ना एक वो, आप किसी हीरो को आप मान लेंगे, आप उसी की तरह। आगे देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत, अब देख लेते हैं बाल विकास के कुछ सिद्धांत है, उसको देख लेते हैं। पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या होता है कि विकास की जो प्रक्रिया है वह अविराम गति से चलती रहती है, मतलब सतत रूप से चलती रहती है, जीवन भर चलती है, इसे ही निरंतर विकास का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है विकास दिशा के सिद्धांत, कुछ है इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। दो इसमें इंपॉर्टेंट है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर को इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश टर्म याद करना है तो सिफाइलोकॉर्डल इसे कहते हैं, सिफाइलोकॉर्डल। अब अगर आ जाएगा सिफाइलोकॉर्डल में विकास होता है तो आप क्या लिखेंगे उसे, अगर उसे आप क्या लिखेंगे तो सिफाइलो मतलब क्या है, सिर से फैलो। सिफाइलो को ट्रिक कर लीजिए, सिर से फैलो, तो सिर से मतलब कि हेड टू फुट। तो जो विकास सिर से पैर की ओर होता है उसे क्या कहा जाता है, सिफाइलोकॉर्डल कहा जाता है ना। आगे देख लेते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। मतलब कि शारीरिक जो विकास होता रहता है उसका संबंध मानसिक विकास से भी होगा। अगर आपका शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास भी नहीं होगा। मतलब सभी पहलू जो होते हैं विकास के वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास होगा उसकी दर अलग अलग होगी, उस विकास का रूप अलग अलग होगा। जैसे कि कोई लंबा हो जाएगा, कोई पतला हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, किसी के दिक्कत हो जाएगी, कोई मोटा हो जाएगा, तो विकास, किसी की बुद्धि कम काम करेगी। तो ये सब क्या है कि विकास का दर जो होगा वह सब में अलग अलग होता है, वैयक्तिक विभिन्नता उसमें पाई जाती है। आगे देखते हैं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास, ध्यान रखिएगा, पहले समान चीज़ें आप विकास में सीखेंगे तब आप विशिष्ट चीज़ें सीखेंगे ना। पहले आप समान चीज़ें सीखेंगे फिर विशिष्ट चीज़ें सीखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे पहले सिफाइलोपॉडल और प्रॉक्सिडो मॉडल जो था वो इम्पॉर्टेंट था, और ये इम्पॉर्टेंट है कि विकास में वंशानुक्रम व वातावरण गुण दोनों की अंतःक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, दोनों की अंतःक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, विकास बराबर क्या होता है, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। विकास बराबर क्या होता है, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। विकास में वंशानुक्रम व वातावरण, दोनों वातावरण के जो गुण होते हैं दोनों की अंतःक्रिया होती है, तभी विकास हो सकता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है कि विकास का क्रम समान होता है। मतलब विकास होना कैसे है, यह क्रम समान होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है लेकिन विकास किस प्रकार होगा यह निश्चित होता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि पहले संपूर्ण अंग को फिर अंगों के भाग को चलना सिखाया जाता है। इसे एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है कि पहले संपूर्ण अंगों को फिर अंगों के भागों को विकसित करा जाता है, किया जाता है, विकसित होता है। विकास क्रम का सिद्धांत क्या है, तो ऊपर पढ़ाया गया है, विकास का क्रम निश्चित होता है। और विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। ध्यान रखिएगा, विकास जो होता है वह
वर्तुलाकार होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। विकास वर्तुलाकार होता है, मतलब कि पहले थोड़ा बहुत अच्छे से गति से विकास होगा, बहुत तीव्र गति से, फिर डाउन हो जाएगा, फिर तीव्र गति से, ऐसे बढ़ता रहेगा। लगातार ऐसे सीधे विकास नहीं होता रहता कि एक गति से विकास होगा, तो विकास वर्तुलाकार होता है। आगे देखते हैं, वृद्धि और विकास की गति एक दर एक सी नहीं होती, और वृद्धि और विकास की जो गति होती है वह एक सी नहीं रहती। अगला पॉइंट था, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब विकासात्मक सिद्धांत देख लेते हैं, कुछ थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। पहला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी। ध्यान रखिएगा, साइको एनालिटिक थ्योरी देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इसे दिया है, इसे किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। और इन्होंने मन का 3 दिशाएं बताई, मन की 3 प्रकार बताए, 3 दशाएं बताई। पहला है चेतन मन। पहला क्या है? कॉन्शियस माइंड या फिर चेतन मन। इसमें क्या होता है कि आप जो चीज़ें, इस मस्तिष्क को जागृत अवस्था कहते हैं। तो आपकी जो चीज़ें आप जो जानते रहते हैं, आप मस्तिष्क में जो चीज़ें जानते रहते हैं उसे ही चेतन मन में रखा जाता है, और यह मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है। इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है। ध्यान रखिएगा, इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है, मतलब आप जो चीज़ें जानते हैं वह चेतन मन में होती हैं। दूसरा है अचेतन मन। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें आप भूलना चाहते हैं, जो चीज़ें आप भूल चुके होते हैं, वह अचेतन मन में होता है। कट अनुभूतियाँ, जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं, दुखद बातें जो होती हैं, और दमित इच्छाओं का भंडार इसमें होता है। पूर्व अनुभव का भंडार होता है, और चेतन मन के ठीक अपोजिट होता है। सिगमंड फ्रायड ने इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो अचेतन मन है। तीसरा है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन क्या होता है कि कभी कभी आपको चीज़ें पता होती हैं लेकिन याद नहीं आती है, कुछ समय आप प्रयास करते हैं तो उसके बाद आपको याद आ जाती हैं। तो अर्धचेतन मन में यही चीज़ें होती हैं कि चीज़ें आपके मस्तिष्क में शेप तो रहती हैं, आपको पता भी होता है लेकिन आपको याद नहीं आती हैं। तो चेतन व अचेतन मन के बीच की यह अवस्था होती है। याद की हुई बातों को, अनुभवों को अचानक भूल जाना, तो वही मैं बात बताया था, अटक जाना, हकला जाना, लेकिन प्रयास करने पर उन सभी बातों को याद आ जाना। मतलब प्रयास करने पे अगर चीज़ें याद आ जा रही हैं तो वह किसका भाग हो जाएंगी? अर्धचेतन मन का या फिर अवचेतन मन का भाग हो जाएंगी। अगला पॉइंट है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसका है? कोहलबर्ग का है। देख लेते हैं, ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं और उसमें 6 अवस्थाएं थी। ध्यान रखिएगा, 3 लेवल दिए हैं, 3 स्तर दिए हैं इन्होंने, और हर स्तर में 2-2 अवस्थाएं थी। तो अवस्थाएं कितनी हो जाएंगी? 6 अवस्थाएं हो जाएंगी। 3 स्तर, 6 अवस्थाएं। प्रश्न बनता है कि जो ये थे, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, उन्होंने अपनी सिद्धांत में कितने लेवल दिए हैं? तो उसमें 6 भी ऑप्शन रहेगा, तो 6 आपको नहीं करना है। लेवल कितने हैं? 3 है। और स्टेज अगर पूछेगा तो स्टेज कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। आगे देखते हैं, और इनका जो सिद्धांत था वह हिंज की कहानी से संबंधित था। इसको मैंने पढ़ाया डीपली, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हिंज की कहानी से ही संबंधित था मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत था कोहलबर्ग का। आगे देखते हैं, इनका पहला जो स्तर था प्री कन्वेंशनल लेवल था। पहला क्या था? पूर्व परंपरागत प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो इंग्लिश के टर्म्स होते हैं वह लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है हिंदी के जो टर्म्स होते हैं वह लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए आपको याद इंग्लिश के टर्म्स को करना है। प्री कन्वेंशनल पीरियड जो है उसे आप याद रखना है। आगे देखते हैं, इसमें पहला जो प्री कन्वेंशनल जो लेवल है उसमें पहला स्टेज कौन सी होती है? कि दंड व आज्ञाकारिता अनुमुखता, पनिशमेंट ओबेडियंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा इसलिए नियम का फॉलो करता है क्योंकि वह दंड उसे वह आज्ञा मानना चाहता है, क्योंकि अगर आज्ञा नहीं मानेगा तो उसे दंड मिलेगा। तो प्रश्न बना है, सीटेट में बार बार प्रश्न बनता है कि एक बच्चा है, वह स्कूल में मार खाने की वजह से होमवर्क करता है, तो वह किस स्टेज में है? तो वह किस स्टेज में बताइए? वह स्टेज फर्स्ट में है। लेवल कौन सा है? लेवल फर्स्ट है। प्री कन्वेंशनल में उसमें भी स्टेज फर्स्ट है। और इंग्लिश में याद करिएगा टर्म आप, ज़्यादा अच्छा होगा। पनिशमेंट ओबेडियंस ओरिएंटेशन होता है। दूसरा कौन सी अवस्था होती है? दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है? इसे जैसे कि तैसी अवस्था कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इसे क्या कहा जाता है? जैसे कि तैसा अवस्था। मतलब आप अगर किसी बच्चे की पेंसिल को तोड़ देंगे तो अभी आपकी पेंसिल तोड़ देगा, इसे ही जैसे का तैसा कहा जाता है। और ये लेवल 2 होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेज 2 होता है। लेवल फर्स्ट में स्टेज 2 होता है। दूसरा लेवल कौन सा होता है? परंपरागत स्तर, जिसे कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। दूसरा लेवल कौन सा होता है? कन्वेंशनल। और इसमें स्टेज 3 कौन सी होती है? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। और इसमें बच्चा अच्छा बनने के लिए नैतिक कार्य करता है। नैतिक कार्य क्यों करता है? कि गंदे लोग चोरी करते हैं तो आप दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए आपको चोरी नहीं करना चाहिए, बच्चा ऐसा समझता है। और ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? ये स्टेज 3 हो जाएगी, लेवल 2 में हो जाएगी। उसके बाद चौथा स्टेज हमारा कौन सा है?
रिस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम, कानून को मानना, कानून को पालन करना। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि कानून को मानने लगा है बच्चा तो किस लेवल में है, लेवल 2 में है, और स्टेज उसकी कौन सी है, स्टेज उसकी 4th है। और इसमें कर्तव्य पूरा करना वह चाहता है, चोरी करना गलत है तो दवाई की चोरी वह नहीं करेगा। हिंज की कहानी में यही था कि चोरी करना अगर गलत है, कानून के खिलाफ है तो चोरी नहीं करेगा। और तो कानून का पालन किस में शुरू कर देता है, स्टेज 4 में शुरू कर देता है। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। लेवल 3 कौन सी है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है कि वह नैतिकता खुद से डिसाइड करने लगता है कि अगर उसे लगता है कि अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बचाना, तो हम नियमों को तोड़ भी सकते हैं। जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, ये कौन सा स्टेज है, 5वां स्टेज है। इसमें क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था और अपने स्वयं के अधिकारों में बैलेंस बनाने लगता है। कानून व नियमों को लचीलापन, और अगर नियमों से नुकसान हो तो नियम तोड़ दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर नियमों से नुकसान हो रहा है, किसी की जान अगर बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नियम को तोड़ दीजिए। या कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टेज 5 लर्न कर दीजिएगा। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है अगर नियम से नुकसान हो रहा है तो नियम हम तोड़ भी सकते हैं। और 6th जो हमारी लास्ट स्टेज होती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता होती है। इसमें क्या होता है कि नैतिकता बच्चा खुद बनाता है, किस प्रकार उसे नैतिक होना है, नैतिकता के मतलब क्या तात्पर्य है, क्या डिफिनीशन है, कहाँ नैतिकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए नैतिकता दूसरा हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए नैतिकता दूसरा, तो इसमें नए जो नियम है वह खुद बनने लगते हैं। और मैं भूखा रहूं दूसरा खा ले, बच्चा ऐसा सोचने लगता है, मैं भूखा रहूं दूसरा खा ले, अगर चोरी नहीं करता तो कहीं अधिक मूल्य चुकाता, तो ऐसा बच्चा सोचने लगता है। और हीरोइज्म जो होता है इसी में आता है, जो हीरोवाद होता है वह इसी अवस्था में आ जाता है। आगे देखते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। नैतिक तर्कणा क्या होती है कि डिसीजन लेने में जो शामिल तर्क प्रक्रिया होती है, जैसे कि चोरी करना है, चोरी करूंगा तो जान बच जाएगी, चोरी नहीं करूंगा तो जान नहीं बच पाएगी। नैतिक तर्कणा ये है, डिसीजन लेने में शामिल जो प्रक्रिया होती है उसे नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग कहा जाता है। मोरल डिलेमा क्या होता है कि डिसीजन ना पाने की स्थिति, मतलब आप कोई एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जैसे कि हिंज ने सोचा कि अगर चोरी करूंगा तो मेरी पत्नी की जान बच जाएगी, और चोरी अगर चोरी नहीं करूंगा तो पत्नी की जान नहीं बच पाएगी, लेकिन चोरी अगर करूंगा तो मैं कानून का पालन नहीं कर पाऊंगा, मुझे दंड भी मिल सकता है, ये गलत है। तो यही नैतिक दुविधा है कि भाई एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसे ही मोरल डिलेमा कहा जाता है। आलोचना इसकी किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। आलोचना इसकी किसने की है, कैरोल गिल्गिन ने की है। और आलोचना 2 की है, आलोचना कितने की है, 2 की है, कि संस्कृति के अंतर का नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने बताया कि संस्कृति, सभी व्यक्तियों की जो सभी समाज होता है उसकी संस्कृति में अंतर होता है, तो आलोचना में संस्कृति के अंतर को नज़रअंदाज कर दिया है। किसी के लिए नैतिकता कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए नैतिकता कुछ है। ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वह शुद्ध शाकाहारी है, तो उसके लिए क्या है कि हर एक जीव की जान नैतिकता हो जाएगी। लेकिन अगर वह मांसाहारी है, कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए नैतिकता का अलग मतलब हो जाएगा ना। तो संस्कृति के अंतर को नज़रअंदाज किया है, पहला गिल्गिन ने कहा है। दूसरा है कि फीमेल पक्ष को इन्होंने कम आंका है। दूसरा कैरोल गिल्गिन ने क्या आलोचना की है कि इन्होंने फीमेल जो पक्ष है, जो महिला पक्ष है, उसे कम आंका है। जो महिला की नैतिकता का आधार होता है वह देखभाल होता है, और पुरुषों की नैतिकता न्याय पर डिपेंड करती है। तो ध्यान रखिएगा, महिला नैतिकता कैसे दिखाती हैं, अपने जो उनके प्रिय होते हैं, जो उनके आसपास के लोग होते हैं, उनके देखभाल करना ही उनकी नैतिकता होती है, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगी। और पुरुषों की नैतिकता लेकिन न्याय पर डिपेंड हो जाती है। तो ये कैरोल गिल्गिन ने ये 2 आलोचना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। आगे हमारा है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था बच्चे जैसे परिपक्व होते हैं वस्तुओं के बारे में अपने कॉन्सेप्ट खुद ही बना लेते थे। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चे जैसे जैसे उनका मस्तिष्क परिपक्व होगा वह चीज़ें खुद ही जानने लगते हैं कि यह चीज़ क्या है, यह चीज़ गर्म क्यों है, गर्म से हमारे शरीर को नुकसान क्यों होता है, तो कॉन्सेप्ट अपने खुद ही बनाने लगते हैं। पेड़ हवा कैसे देता है, पानी से हमारी प्यास कैसे बुझती है, तो वो खुद ही अपने कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं जैसे जैसे मैच्योर होने लगते हैं। आगे देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं और अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। आगे है बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। और अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है इनके बारे में कि बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, क्वांटिटी में वही सेम होती है। ध्यान रखिएगा, इनका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कथन, ये बार बार आता है। इन्होंने क्या कहा है पियाजे ने कि बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है। मतलब एडल्ट्स क्या सोचते हैं अपने कैरियर के बारे में, मान लीजिए सोच रहे हैं, और बच्चे
अपने खाने पीने खेलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोचते की जो क्वांटिटी होती है वह उतना ही सोचते हैं, दिमाग उनका उतना ही वर्क करता है, लेकिन सोचने के प्रकार अलग होता है कि एडल्ट अपने कैरियर, अपने परिवार के बारे में सोचता है, बच्चा अपने खाने पीने, अपनी माँ के बारे में सोचता रहता है। तो इनका प्रकार अलग होता है, लेकिन क्वांटिटी सेम ही रहती है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सीखना। अगला पॉइंट इन्होंने पियाजे ने क्या बताया, सीखना। उसमें दो पार्ट थे, एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखता रहते हैं, बच्चे सीखते रहते हैं, बड़े भी सीखते रहते हैं, और उसे अपने अनुभव में जो जोड़ते रहते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आप पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने अनुभव में जो जोड़ते रहते हैं उसे ही, उसके संग्रह को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और अनुकूलन क्या होता है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना, ये अनुकूलन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो स्नो लेपर्ड होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, शरीर में बाल अधिक होते हैं क्योंकि ठंडी से बचने के लिए, तो ये अनुकूलन होता है, अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालना। और अनुकूलन दो प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा, अनुकूलन दो प्रकार से होता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 प्रश्न बनता है इससे, ध्यान रखिएगा। एसिमिलेशन क्या होता है कि ओल्ड ज्ञान और नए ज्ञान दोनों को आप समाहित कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पिता ने आपको बताया कि यह उड़ रही है तो वह चिड़िया है, तो आप क्या सोचेंगे कि उड़ने वाली चीज़ चिड़िया होती है। उसके बाद आपने अगले दिन एक पतंग को उड़ते हुए देखा, तो आपने क्या सोचा कि यह भी एक चिड़िया है, क्योंकि आपको ये पता था कि उड़ने वाली चीज़ चिड़िया होती है। तो आपने नए ज्ञान को भी अपने अंदर समाहित किया, पुराने ज्ञान को भी आपने अपने अंदर समाहित किया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं किया। इसे ही एसिमिलेशन कहते हैं। एकोमोडेशन का अर्थ ही होता है कि समायोजन करना। इसमें क्या होता है कि आप ओल्ड ज्ञान और नए ज्ञान दोनों को समाहित करते हैं, साथ में आप कुछ चेंज भी करते हैं। जैसे कि मैंने एक बहुत चर्चित उदाहरण मैंने बताया था कि इसमें आप क्या समझेंगे कि मान लीजिए आप एक पार्क में जा रहे हैं, आप अपने पिता के साथ हैं, और उसके बाद आपने पिता से पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि ये एक डॉग है जो सफ़ेद रंग का है। तो आप क्या सोचेंगे कि सफ़ेद रंग के सभी जो 4 पैरों के जानवर होते हैं वह डॉग होते हैं। आपने अगले दिन देखा कि 4 पैरों का एक और जानवर है, तो आपने पिता से पूछा ये क्या है, तो वो बोला कि ये कैट है। आपके पिता बोले कि ये कैट है। तो आपने दिमाग में क्या अगर आपने क्या समाहित किया अपने दिमाग में कि नहीं, सिर्फ 4 पैरों वाले जो सफ़ेद रंग के जानवर होते हैं डॉग ही नहीं होते, कैट भी हो सकते हैं। तो आपने थोड़ा चेंज किया ना, तो ये क्या है, एकोमोडेशन कहलाता है। आगे देखते हैं इक्विलिब्रेशन क्या होता है। इक्विलिब्रेशन, जो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में जो संतुलन होता है उसे ही इक्विलिब्रेशन कहा जाता है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा में सूचनाओं का पैकेट्स होता है, ये सूचनाओं का पैकेट्स होता है। अब जो जीवन भर आप जो भी ज्ञान लेते रहते हैं उसे ही, उसका जो संग्रह होता है उसे स्कीमा कहा जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला पॉइंट है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, पहला है सेंसरी मोटर, जो 2 वर्ष 0 से 2 वर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, अपने हाथ से, अपने आँख से, अपने कान और नाक से, अपने स्किन से सीखेगा। बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। और वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, मतलब कि अगर आप खिलौना छिपा देंगे बच्चों के सामने, उसके बाद पूछेंगे कि उसे ढूंढिए, तो वह बच्चा फिर से आपको ढूंढ के ला के दे देगा। वस्तु स्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है। आगे दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें प्रतीकात्मक जो खेल्स होते हैं, जो सिंबल्स में होता है, बच्चा माहिर हो जाता है। सिंबल्स का प्रयोग करने में बच्चा माहिर हो जाता है। जीववाद का गुण इसमें नहीं होता, मतलब एनिमिज्म इसमें होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि निर्जीव चीज़ों को भी वह सजीव समझता है। मैंने बताया प्री ऑपरेशनल में यही होता है, जीववाद का गुण होता है, वह निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगता है। आगे देखते हैं, ईगोसेंट्रिज्म होता है कि पूरे संसार का सेंटर वह खुद को समझता है और यह मानता है कि मैं जो कहूँगा, मैं जो चाहूँगा वही होगा। सेंट्रलाइजेशन होता है कि एक समय में किसी वस्तु की एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाएगा, मतलब अगर लेंथ पे ध्यान दे रहा है तो उसकी ब्रेड्थ पे ध्यान नहीं दे पाएगा, ये सेंट्रलाइजेशन होता है। इलॉजिकल थिंकिंग करता है, इसमें क्या है, इलॉजिकल थिंकिंग करता है, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं, अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो 7 से 11 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है कि सामने जो मूर्त चीज़ें होती हैं, जो सामने रखी हुई चीज़ें होती हैं, जो उसको नज़र आती हैं, उस पर चिंतन करने लगता है। लॉजिकल थिंकिंग भी इसमें आ जाती है। अगला पॉइंट है पलटाववादी का गुण इसमें आता है। मूर्त संक्रियात्मक में पलटाववादी का गुण आता है, मतलब कि 3 + 2 = 5 है, तो 5 - 3 = 2 या फिर 5 - 2 = 3 होगा, या भी वह सीख जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि रिवर्सिबिलिटी का गुण पियाजे के अनुसार किस अवस्था में आता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, जो 7 से 11 वर्ष होती है। और सीरिएशन की योग्यता उसके अंदर आ जाती है, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रमबद्धता सीख जाता है। मतलब अगर आप पूछेंगे कि आपको ऊंचाई के अनुसार क्रमबद्ध करना है अपने भाइयों या बहनों को, सबको, तो वह क्रमबद्ध करना सीख जाएगा। आगे देखते हैं, संरक्षण का गुण उसमें आ जाता है। अगर किसी चीज़ के शेप या साइज में चेंज कर दें
तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी या बच्चा सीख जाता है। कि मतलब मान लीजिए 1 लीटर की एक चौड़ी ग्लास ले लीजिए और 1 लीटर की एक लंबी और लेकिन पतली ग्लास ले लीजिए, दोनों में 1 लीटर पानी आएगा, या बच्चा सीख लेता है। पहले या नहीं सीख सकता है, लेकिन अब यह सीखने लगता है। आगे ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हमारा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथी और लास्ट अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है, अंतर ज्ञान की अवस्था होती है, मतलब अपने मन के बारे में जो चीज़ें होती है उसे बच्चा समझने लगता है। डिडक्टिव रीजनिंग इसमें आ जाती है, मतलब निगमनात्मक तर्कणा आ जाती है, नियमों के ऊपर तर्क करना सीख लेता है। नियमों के ऊपर तर्क करने का मतलब क्या है कि अगर आप बताएंगे कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2b, तो वह पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप उसे बताएंगे कि a+b × a+b मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा। तो नियमों के ऊपर तर्क करना बच्चा इसी अवस्था में सीखता है। प्रश्न बनेगा कि आगमनात्मक तर्कणा किस में करता है, प्रश्न बनेगा आगमनात्मक तर्कणा, तो वह तीसरी अवस्था में हो जाएगा। वह किस में हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में हो जाएगा ना आगमनात्मक तर्कणा। नोट कर लीजिएगा, पियाजे इंपॉर्टेंट है। आलोचना इसकी किसने की थी, पियाजे। इसी क्रम को अपरिवर्तनशील कहते हैं, बल्कि अच्छे वातावरण से बच्चे अपने से ज़्यादा सीख सकते हैं। पियाजे ने क्या कहा था कि कहीं कभी बच्चा हो, किसी भी संस्कृति का बच्चा हो, ऐसे ही परिवर्तनशील रूप से ऐसे ही वह विकास करेगा, विकास की अवस्थाएं सेम रहेंगी। लेकिन अगर आप बच्चे को अच्छा वातावरण देंगे तो उसकी सीखने की गति तीव्र हो सकती है और चीज़ों को अपने समय से पहले भी सीख सकता है। लेकिन पियाजे ने कहा था कि इसका क्रम अपरिवर्तनशील है और समय भी अपरिवर्तनशील है। इनके भाषा पर अब विचार देख लेते हैं, इनके भाषा पर विचार पियाजे के देख लेते हैं। इन्होंने कहा था विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। इन्होंने क्या कहा था, विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। ध्यान रखिएगा, पियाजे ने कहा विचार पहले आता है, भाषा बाद में, और वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में। ईगोसेंट्रिज्म के बारे में इन्होंने ही बताया था कि बच्चा जो स्वयं से बात करता है उसे ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल थ्योरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी बहुत जो 4-5 ये सिद्धांत है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 20 प्रश्न लगभग इसी से बन जाएंगे। जो 4-5 सिद्धांत है 20 प्रश्न इसी से बनते हैं। बाकी 10 प्रश्न कुछ अलग जो टॉपिक्स हैं उससे बनते हैं, जैसे कि RTE, NCF, ये निपुण भारत, ये सब से बन जाते हैं। देख लेते हैं, देखते हैं। ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे, ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट है कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। अगला पॉइंट क्या है कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, या इन्होंने कहा था। प्रश्न बनेगा कि यह किस वैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, तो यह वाइगोत्स्की हो जाएंगे। अगला है कि विकास में समाज संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। समाज शब्द अगर कहीं आप देख रहे हैं, अगर आप समाज शब्द देख रहे हैं, संस्कृति शब्द देख रहे हैं, तो आपको आंख बंद करके क्या टिक लगाना है, वाइगोत्स्की लगा देना। आपको ट्रिक क्या करना है, अगर आप समाज देख रहे हैं, संस्कृति देख रहे हैं, पूछा जाएगा कि बच्चे में यह इंपॉर्टेंस किस सिद्धांत में है, तो आपको वाइगोत्स्की लगा देना है। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे कि MKO अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर। MKO क्या होते हैं कि जो व्यक्ति होता है उससे ज़्यादा जानने वाले, जो मस्तिष्क उससे ज़्यादा जिनको जानकारी होती है, उसे ही मोर नॉलेजेबल अदर्स कहा जाता है। इसमें क्या क्या आएंगी, इसमें उनके पेरेंट्स आ जाएंगे और विभिन्न आसपास के पड़ोस लोग आ जाएंगे, बुक्स भी आ जाएंगे क्योंकि उनसे ज़्यादा उसमें ज्ञान होता है, तो बुक्स भी MKO कहलाती हैं। अगला है कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है। स्कैफ फोल्डिंग क्या हो जाती है कि जो आप किसी भी कार्य को करवाने के लिए जो टेम्परेरी हेल्प देते हैं, परमानेंट नहीं, जो टेम्परेरी हेल्प देते हैं, उसे ही स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। पाड़, ढांचा या मचान इसे कहा जाता है। अब जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि आप किसी बच्चे को अगर आप साइकिल सिखाते हैं तो पहले उसको 1-2 दिन आप पकड़ के सिखाते हैं, फिर आप उसको बताते नहीं हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वह खुद ही चलाने लगता है। शुरू में 1-2 दिन जो आप साइकिल उसको पीछे पकड़ के दौड़ते हैं उसे ही स्कैफ फोल्डिंग कहा जाएगा। ZPD क्या होता है कि समीपस्थ निकटवर्ती विकास का क्षेत्र होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जो वास्तविक विकास होता है और जो आपका संभावित विकास का स्तर जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं उसके बीच का जो अंतर होता है उसे ही ZPD कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ZPD कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सीटेट में 80 नंबर आ रहे हैं और आपके अंदर क्षमता कितनी है 130 लाने की, तो ZPD क्या हो जाएगा, MKO देने के बाद ZPD हो जाएगा 130 - 80, मतलब कि 50 हो जाएगा ना। ZPG क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आगे देखते हैं भाषा पर इनकी सोच क्या है। पहले ही मैंने बता दिया है कि इनका कहना है कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, और पियाजे ने क्या कहा है, पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। प्राइवेट स्पीच के बारे में इन्होंने ही बताया था। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, बच्चा स्वयं से ही बातचीत करता रहता है ताकि वह खुद के कार्यों को गाइड कर सके। मतलब कि मैंने एक उदाहरण दिया है
कि मान लीजिए लड़की कपड़े प्रेस कर रही है तो वह खुद से ही बातें कह रही होती है कि मैं ऐसा करने वाली हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो आप खुद ही सोचते रहते हैं मुझे इस ओवर में इतने रन बनाने हैं ताकि अगले ओवर में मुझे इतना रन रेट बचे, इतना रन बचे। तो ये सब क्या है, खुद से ही बात करते हैं क्योंकि आप खुद को ही गाइड करेंगे। तो प्राइवेट स्पीच किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से संबंधित हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि विकास बराबर आनुवांशिकता इंटू वातावरण, विकास बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। इसको मैंने बताया है ना, डी बराबर एच इंटू ई। इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आ जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सोशलाइजेशन। हमारा अगला टॉपिक क्या है, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की जो एजेंसीज होती हैं, दो होती हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है गौण। और हर सेट में 1 से 2 प्रश्न इससे आते हैं। एक प्रश्न तो फिक्स है, एक प्रश्न क्योंकि ईजी है इसलिए एक प्रश्न ही आता है, ईजी है। इसमें पूछा जाता है कि निम्न में से जो सोशलाइजेशन की प्राथमिक इकाई कौन सी है। परिवार दे देगा, स्कूल, मित्र और मीडिया दे देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। तो प्राथमिक इकाई परिवार हो जाएंगी, बाकी सेकेंडरी, बाकी सारी चीज़ें स्कूल, मित्र, मीडिया, न्यूज़पेपर, ये सब सेकेंडरी इकाई है सोशलाइजेशन की। प्राथमिक इकाई परिवार हो जाएगी या फिर करीबी रिश्तेदार हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे एक्टिव एजेंट्स और पैसिव एजेंट्स कौन होते हैं सोशलाइजेशंस के। तो जिनका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है हम पे वे सोशलाइजेशन के एक्टिव एजेंट्स होते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन जिससे होता है। और जिनका डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है वे पैसिव एजेंट होते हैं, वे पैसिव एजेंट्स होते हैं। अगला है बुद्धि के प्रकार। अगला टॉपिक है बुद्धि के प्रकार। इसमें मूर्त बुद्धि दी गई है। पहली बुद्धि है मूर्त बुद्धि। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। ध्यान रखिएगा, इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। तो मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। दूसरा प्रकार क्या है, सॉरी इसी में है कि इस बुद्धि वाले बालक आगे चल के कुशल कारीगर। अगला प्रकार है बुद्धि का अमूर्त बुद्धि। देखते हैं। गणित के सूत्रों को हल करने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यानुभूति में अमूर्त बुद्धि है। इसलिए उस बुद्धि के बालक वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि बनते हैं। तो मतलब अमूर्त चीज़ें जो कार्य करने में मदद करती है उसमें अमूर्त बुद्धि होते हैं। और इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, दार्शनिक, चित्रकार और साहित्यकार आदि बनते हैं। अगला प्रकार देख लेते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से होता है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। चलिए देख लेते हैं। 1983 में यह दिया गया था सिद्धांत। अपनी पुस्तक हावर्ड गार्डनर ने फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। ध्यान रखिएगा, हावर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस में कहा था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। जैसे कि भाषा पर अच्छी पकड़ जिनकी होती है, कवि, वकील, लेखक, पत्रकार, गीतकार बनते हैं। दूसरा प्रकार है तार्किक गणितीय बुद्धि। तर्क करने की क्षमता गणितीय समस्याओं का समाधान करने में जो मदद करती है उसे तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। यह जिसमें होती है वे वैज्ञानिक या गणितज्ञ बनते हैं। आगे है स्पेशियल इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्थानों के चित्र को, कल्पना को दिमाग से निकाल कर हुबहू प्रस्तुत करने की क्षमता जो होती है उसमें स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है। इंजीनियर, मूर्तिकार, चित्रकार और सर्वेक्षण अधिकारी में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसमें होती है, जो अपने शरीर पे कंट्रोल कर पाते हैं उनके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि डांसर, प्लेयर, बॉक्सर, सर्जन और तैराक जो होते हैं उनके अंदर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है, जो अपनी बॉडी को पूर्णतः कंट्रोल कर पाते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसमें होती है, जो म्यूजिक से संबंधित अच्छा करते हैं उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि संगीतकार, गीतकार, वाद्य यंत्रों को जानने वाले। आगे है इंटरपर्सनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किसमें होती है, जो दूसरे के मन के भाव को जानना, समझना व महसूस कर लेते हैं उनके अंदर इंटरपर्सनल होती है। जैसे कि राजनेता, दुकानदार, डॉक्टर। अगला है प्रकृतिवादी है। इसके बाद नेचुरल इंटेलिजेंस 1998 में इसे जोड़ा गया। नेचुरल में जो पैटर्न या सम्मिति है उसे पहचानना, जिसके अंदर होती है उसके अंदर प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि किसान, बायोलॉजिस्ट और बोटनिस्ट। आगे देखते हैं। अगला है अस्तित्ववादी बुद्धि। इसे 2000 में जोड़ा गया। संसार के रहस्य, मौत व जीवन के बारे में प्रश्न पूछना, दार्शनिक, चित्रक के अंदर यह बुद्धि होती है। आगे देख लेते हैं। इसे वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों को मापना संभव नहीं है। आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट है बुद्धि की सारणी, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें IQ दिया गया है और इसके क्या नाम है उसको दिया गया है। तो जिनकी IQ 140 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। 120 से 139 वाले प्रखर बुद्धि के होते हैं। 110 से 119 वाले तीव्र बुद्धि के होते हैं जो एबव एवरेज होते हैं। 90 से 109 वाले एवरेज होते हैं। 80 से 89 वाले मंद होते हैं या डल जो जिनकी बुद्धि होती है। 70 से 79 वाले निर्बल बुद्धि या फीबल माइंडेड वाले होते हैं। 70 से कम कौन होते हैं? मूर्ख होते हैं। 50 से 69 कौन होते हैं? मूर्ख होते हैं। 25 से 49 मूढ़ होते हैं और 25 से कम जड़ होते हैं। भाषा व विचार अब देख लेते हैं। भाषा व विचार को प्रभावित करने वाले कारक इसमें टॉपिक है। पहला है जैविक कारक, दूसरा है सामाजिक कारक। तो भाषा और विचार को प्रभावित करने वाले में पहला जैविक, दूसरा सामाजिक, तीसरा शैक्षिक कारक होता है। भाषा अधिकरण की अवस्थाएं अब देख लेते हैं। पहली होती है क्वीन, आनंद की ध्वनि होती है और उसकी अवधि 6 माह होती है। तो प्रश्न बनेगा कि बच्चा क्वीन करना चालू कर देता है वह उसकी अवधि क्या होती है? तो 6 सप्ताह हो जाएगी। बड़बड़ाना क्या होता है कि जो 2-2 शब्द बोलने लगता है उसकी अवस्था क्या होती है? 6 माह होती है। और पहला सार्थक शब्द कब बोलने लगता है? कि 12 माह में लगभग 1 साल तक पहला सार्थक शब्द बोलने लगता है। अगला है कि स्वनिम क्या होती है। स्वनिम देख लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है? फोनीम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वनिम को फोनीम कहा जाता है, थोनीम नहीं, फोनीम कहा जाता है। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनिग्राम या फिर स्वनिम कहा जाता है, जैसे कि टी, TH, पी की आवाज़ ध्वनिग्राम के उदाहरण है। और मार्फीम क्या होता है? कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को मार्फीम कहा जाता है। जैसे कि आप सी को बोलेंगे तो वो क्या है? स्वनिम है, लेकिन अगर कार बोलेंगे तो उसका एक अर्थ है तो वह मार्फीम कहलाएगी। अब देखते हैं पियाजे बनाम वाइगोत्स्की। पियाजे की बुक क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। वाइगोत्स्की की बुक है थॉट एंड लैंग्वेज। इन्होंने कहा था पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। इन्होंने कहा था पहले भाषा आती है फिर विचार आती है। स्वयं से बात करने को इन्होंने ईगोसेंट्रिज्म कहा था। स्वयं से बात करने को इन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा था। और इससे बच्चा स्वयं को निर्देशित करता है। आगे देखते हैं। अगला सिद्धांत है नोम चॉम्स्की का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है नोम चॉम्स्की का सिद्धांत। इन्होंने LAD के बारे में बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण क्षेत्र के बारे में बताया था, यंत्र के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था भाषा का अर्जन एक सबकॉन्शियस घटना है। इन्होंने बताया कि भाषा का अर्जन एक सबकॉन्शियस घटना है। बालक में जन्मजात LAD होता है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने बताया था कि भाषा सबकॉन्शियस में क्यों हम अर्जन कर पाते हैं, बिना जानते हुए भी हम भाषा को सीख लेते हैं, तो ये इस LAD के कारण ऐसा होता है। और जो उम्र के साथ साथ कमज़ोर होती जाती है और 5 साल तक इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने ही सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत दिया था। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत दिया था और इसमें कहा था कि हर भाषा में एक व्याकरण होती है तथा एक भाषा में जो शब्द जिस कंपोनेंट में लगता है दूसरी भाषा में वही शब्द उस कंपोनेंट में होगा। तो इन्होंने बताया था कि हर भाषा का एक व्याकरण होता है। यही यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देख लेते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। कि किसी समस्या का एक ही समाधान निकालने की कोशिश करना ही कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? कि कई समस्या समाधान निकालने का जो प्रयास होता है उसे ही डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि अगर आपको 4 उत्तर लाना है तो 2 + 2 भी हो सकता है, 3 + 1 होता है, 4 × 1 भी होता है, 2 × 2 भी होता है। तो कई समाधान मतलब ओपन इंडेड जो प्रश्न होते हैं उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। क्लोज इंडेड जो आंसर आते हैं उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? कि बालक मतलब किसी पक्ष के गुण को भी देखता है, दोष को भी देखता है, उसके बाद अपना राय जो देता है उसे ही क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, जेंडर एज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। इससे एक नंबर हमेशा आता है कि जेंडर जो है वह किससे बना है, तो वह सोशली कॉन्स्ट्रक्ट होता है। और जो सेक्स होता है वह बायोलॉजिकली फैक्टर होता है। ध्यान रखिएगा, ये होता है। अगला प्रश्न है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? तो जो समाज में पहले से चली आ रही जो प्रथाएं होती हैं उसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। जैसे कि इसमें कहा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो क्राफ्टिंग में, आर्ट्स में ज़्यादा अच्छी होती हैं, म्यूजिक में, और जो बॉयज़ होते हैं मैथ्स उनका ज़्यादा अच्छा होता है, गर्ल्स का बायो में ज़्यादा रुझान होता है, उनका बायो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सब क्या है? पहले से चली आ रही धारणाएँ जो हैं इसे ही स्टीरियोटाइप कहा जाता है। जेंडर बायसनेस क्या होती है? कि किसी एक जेंडर के प्रति जो आपका झुकाव होता है, किसी एक जेंडर को आप ज़्यादा झुकाव देते हैं, तो ये क्या है? जेंडर बायसनेस होती है। कि एक जेंडर होता है उसको आप ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, दूसरे कम सपोर्ट करते हैं, इसे ही जेंडर बायसनेस कहा जाता है। अगला है कि अधिगम के नियम। अगला हमारा टॉपिक क्या है? अधिगम के नियम, जिसमें सीखने के मुख्य नियम 3 हैं। पहला है तत्परता का नियम,
मतलब मनुष्य जितना चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर होगा उतनी आसानी से सीखेगा। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में होता है कि आप जितना अभ्यास करेंगे चीज़ों को उतने ही अच्छे से सीखेंगे। और इसके भी दो पार्ट हैं, एक उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का नियम। मतलब चीज़ों का आप जितना उपयोग करेंगे आप उतने अच्छे से सीखेंगे, और जितना अनुपयोग करेंगे आप उसका उपयोग अगर नहीं करेंगे तो आप उतने अच्छे से सीख नहीं सकते हैं। तीसरा है परिणाम व प्रभाव का नियम। इसमें क्या होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं अगर आपको उससे संतुष्टि मिल रही है तो आप चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखेंगे। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो आप चीज़ों को और अच्छे से सीखेंगे, जल्दी से सीखेंगे। रिजल्ट अगर निगेटिव होगा तो आप चीज़ों को कम अच्छे से सीख पाएंगे। आगे देखते हैं। अब प्रमुख नियम 3 है, लेकिन गौड़ नियम जो सेकेंडरी लॉज हैं वह 5 होते हैं। जैसे कि बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं और प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम कर लेते हैं। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या होता है कि हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, उसके बाद हमें एक तरीका पता चल जाता है, उसी तरीके से हमें जो कार्य करना होता है उसका तरीका पता चल जाता है। इसे ही बहुप्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। यह क्या है कि इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। तो आंशिक क्रिया मतलब कि अगर एक बड़ा काम है तो उसके पहले एक स्टेप को करेंगे, फिर दूसरे स्टेप को, फिर लास्ट स्टेप को करेंगे, ऐसे काम को कंप्लीट करते हैं। तीसरा है कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी और एनालॉजी। ये क्या होती है कि प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। मतलब कि मान लीजिए आप किसी समस्या में फंस गए हैं तो आप उससे संबंधित, उससे कुछ मिलती जुलती किसी एक अन्य समस्या को भी याद करेंगे जो आपके जीवन में पहले हो चुकी हो, तो उसी के अनुसार आप उसके बाद उसी के जैसे उस समय कार्य किए होंगे उसी अनुसार आप कार्य करना चाहेंगे। इसे ही कहा जाता है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। चौथा है कि अवृत्ति का नियम। मतलब कि अगर आपका जो अवृत्ति होगी, आपकी मनोवृत्ति अगर अच्छी होगी जल्दी सीखेंगे, अगर आपका जो मूड है वह खराब होगा तो आप कम अच्छे से सीख पाएंगे। पांचवा है कि लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। मतलब जब बच्चा एक सीखी हुई ज्ञान को अन्य जगह भी उसी तरह कार्य में लेने लगता है, एक जगह सीखे हुए ज्ञान को दूसरी जगह लगाना, उसे ही लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम। अगला हमारा सिद्धांत क्या है, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। यह कनाडा के निवासी थे। इन्होंने क्या किया कि इस सिद्धांत के अनुसार दूसरे को व्यवहारों को देखकर सीखा जाता है। मतलब आप दूसरों के व्यवहार को देख के ही उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहते हैं, और यही इनके सिद्धांत का मूल तत्व था। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, इमिटेशन थ्योरी एंड मॉडलिंग। आगे देखते हैं इसमें प्रयोग। इसमें देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्या बताया है कि मान लीजिए इसमें क्या होता है कि 3 बच्चे अलग अलग थे और 3 बच्चों को अलग अलग एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। एक फिल्म में दिखाया गया था कि बच्चा एक डॉल की अच्छी तरीके से केयर करता है, दूसरे में दिखाया गया था कि बच्चा उस डॉल के साथ बहुत हिंसात्मक व्यवहार करता है, तीसरा दिखाया गया था कि बच्चा उस डॉल के साथ निष्क्रियता दिखाता है, मतलब ना अच्छा ना बुरा व्यवहार करता है। उसके बाद उस फिल्म में दिखाने के बाद उसके बाद उन तीनों को एक एक डॉल दी गई, तो वो बच्चे जो शॉर्ट फिल्म देखे थे तो हिंसात्मक जो व्यवहार वाला फिल्म देखा हुआ बच्चा था वह अपनी डॉल के साथ हिंसात्मक व्यवहार करता है। जिसने स्नेह वाली वीडियो देखी थी शॉर्ट फिल्म वह स्नेह करता है अपनी डॉल के साथ, और जो निष्क्रियता वाली वीडियो शॉर्ट फिल्म देखी थी वह निष्क्रियता दिखाता है। और इसी के अनुसार इन्होंने प्रूफ किया था कि बच्चे जो हैं वह चीज़ों को, दूसरे के व्यवहार को देख के सीखते हैं। और इन्होंने इसके कुछ स्टेप्स दिए थे, जैसे कि पहले होता है अटेंशन। पहले क्या होता है अटेंशन, मतलब कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अटेंसिव हो जाते हैं, आप उसको देखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसके बाद आप उन चीज़ों को धारण करते हैं जिसे रिटेंशन कहा जाता है। उसके बाद आप चीज़ों को अपने मस्तिष्क में संग्रहण कर लेते हैं, फिर आप उसी चीज़ को पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं। जैसे कि बच्चों ने जो चीज़ें देखी थी उसको उस डॉल पे पुनः प्रस्तुतिकरण किया है। चौथा स्टेप क्या होता है, पुनर्बलन होता है। व्यवहार को पुनः प्रस्तुतिकरण करने पर व्यक्ति को सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करना, मतलब पुनर्बलन दिया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है अधिगम असमर्थी निरयोग बालक, मतलब जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसके प्रकार दिए गए हैं। जैसे कि डिसलेक्सिया में क्या होता है कि पठन विकार होता है, आप वर्णमाला में कठिनाई कर पाते हैं, डब्ल्यू और यम में अंतर नहीं कर पाते, स्मॉल बी और स्मॉल डी में अंतर आप नहीं कर पाते हैं। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि आपको लिखने में दिक्कत होती है, डिस्ग्राफिया में लिखने में दिक्कत होती है। डिसकैलकुलिया में गणना करने में आपको दिक्कत होती है। और जो डिस्फेसिया होता है वो मौखिक विकार होता है, मतलब आपको बोलने में दिक्कत होती है। अगला है डिस्प्राक्सिया। इसमें क्या होता है कि शरीर का संतुलन नहीं बन पाता है। डिस्प्राक्सिया में क्या होता है कि शरीर का बैलेंस या फिर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। डिस्थीमिया में क्या होता है, तनाव होता है। और डिस्मॉर्फिया में आप भ्रम में रहते हैं। डिस्मॉर्फिया में भ्रम रहते हैं, ध्यान रखिएगा।
फिर से देख लीजिए, डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। ग्राफिया में लिखने में। कैलकुलिया में क्या होता है, गणना करने में। डिस्फेजिया में आपको बोलने में दिक्कत होगी। डिस्प्रैक्सिया में आपका कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठता है, बैलेंस। डिस्थीमिया में तनाव। डिस्मॉर्फिया में भ्रम होता है। आगे देखते हैं कुछ अन्य विकार अब देख लेते हैं, जैसे कि ADHD बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ध्यान की कमी होती है और बच्चा बहुत अधिक सक्रिय होता है। इसमें ध्यान की कमी होती है और बच्चा बहुत अधिक सक्रिय होता है, मतलब एक सेकंड में उसका ध्यान कहीं होगा, फिर दूसरे पल उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। बच्चा एक जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसे ही अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है। आगे देखते हैं PTSD क्या होता है कि इसमें व्यक्ति अपने साथ घटी या देखी गई घटनाओं पर वर्तमान में प्रतिक्रिया देता है, मतलब कि जो उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है वह वर्तमान में भी उस पर प्रतिक्रिया वह देता रहता है। वह अपनी मतलब जो दुर्घटना हुई होती है उससे उबर नहीं पाता है। इसे ही PTSD कहा जाता है। अगला देख लेते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 देख लेते हैं। PWD एक्ट 2016 विकलांगता के साथ मौजूद प्रकार की जगह 21 मौजूद प्रकार जोड़ दिया गया है, जो निम्न प्रकार है। ध्यान रखिएगा, PWD एक्ट 2016 में जो विकलांगता के साथ मौजूदा प्रकार थे उनकी जगह 21 मौजूदा प्रकार को जोड़ दिया गया है। मतलब अब विकलांगता 21 प्रकार से हो सकती है, जिसके नाम दिए गए हैं। आपके लिए वह इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अगला टॉपिक है शिक्षण की विधियाँ। चलिए देखते हैं। पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। पहली क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट्स खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में एक हिंट भी दिया जाता है। तो समस्या समाधान में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसके बाद उसका समाधान आपको ढूंढना होता है। दूसरा है आगमन विधि। इसमें क्या होता है कि अनुभवों के अध्ययन में मतलब उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। पहले विशिष्ट चीज़ें बताई जाती हैं, फिर समान चीज़ें बताई जाती हैं। पहले ज्ञात चीज़ें बताई जाती हैं, फिर अज्ञात। और मूर्त मतलब जो चीज़ें हमें देख सकते हैं उसे पहले बताया जाएगा, फिर अमूर्त। और प्रत्यक्ष चीज़ों को पढ़ा के प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। तो निम्न चीज़ें आगमन विधि में होती हैं। इस विधि में निम्न चीज़ें होती हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। पहले बड़ी बड़ी बातें मोटे मोटे तौर पर पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद सूक्ष्म चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। विशिष्टता जो होगी उस चीज़ के बारे में बता देंगे ताकि आपके अंदर रोचकता बने। पहले आप जो चीज़ें जानते हैं उससे शुरू करके अंत में जटिल चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। जो चीज़ें आप देख सकते हैं उसे पहले बताया जाएगा और प्रत्यक्ष आपके जो चीज़ें होंगी उसे बताएंगे, फिर प्रमाण की ओर आप आगे बढ़ेंगे। निगमन विधि में क्या होता है कि नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है और ठीक इसका आगमन विधि का निगमन विधि का मतलब आगमन विधि का उल्टा निगमन विधि होता है। प्रोजेक्ट विधि, इसके प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक है। इतने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि अनुभव के आधार पर आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, मतलब आपको प्रैक्टिकल करने को दिया जाएगा और उसी के आधार पर आप चीज़ों को सिखाई जाएंगी। विश्लेषण विधि क्या होती है कि इसमें आपको क्या किया जाता है कि समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उनको विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद हल निकाला जाता है। यह विश्लेषण विधि होती है। संश्लेषण विधि क्या होती है कि छोटे छोटे भाग को जोड़ते हुए समस्या का हल निकालना। विश्लेषण विधि का उल्टा होती है, छोटे छोटे भागों को जोड़ देते हैं और एक बड़ा सा हल निकाला जाता है। अनुकरण विधि क्या होती है कि अनुकरण करना, मतलब किसी भी चीज़ों का किसी भी व्यक्ति का नकल करना। चंकिंग क्या होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के पढ़ाना, बच्चों को कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ कर पढ़ाना। जैसे कि सीटेट में एक बार प्रश्न बना था, ये एक बच्चा है, वह जो मोबाइल नंबर्स हैं 10 अंक को 3 3 3 3 3 और में करके तोड़ तोड़ के पढ़ता है। तो वह क्या कर रहा है, तो वह चंकिंग कर रहा है। वह ऐसा करके आसानी से सीख लेता है। आगे देखते हैं। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, NCF 2005। अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं NCF 2005। इसमें पहला पॉइंट है कि 1993 में डॉक्टर एस्पाल्ट की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन में इसको बताया गया था। रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात बिना बोझ की शिक्षा। तो इसका लक्ष्य क्या है, इसका मोटो क्या है, बिना बोझ की शिक्षा। आगे देखते हैं। NCF 2005 शुरू किससे होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध से। ध्यान रखिएगा, NCF 2005 शुरू रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध से होता है। और आगे देखते हैं, यह सभ्यता व प्रगति पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, यह सभ्यता व प्रगति पर आधारित है। आगे इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है। संरचना अर्थात निर्मितवाद की अवधारणा पर बल देता है। 2 विशिष्ट सूत्रों का पालन करता है, एक ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर। तो NCF 2005 क्या है, चीज़ों को आप खुद करिए, इस पर बल देगा। निर्मितवाद अर्थात संरचना मतलब आप चीज़ों को खुद तोड़िए मरोड़िए बनाइए, उसके बाद सीखिए, इस पर बल देता है। ज्ञात से अज्ञात नियम पे बल देता है, मतलब जो चीज़ें आप जानते हैं पहले उसको सीखिए, उसके बाद अज्ञानता वाली चीज़ों को जो आप नहीं पता है उन्हें सीखिए। जो चीज़ें आप सामने देख सकते हैं
उसे पहले सीखिए। इसे ही मूर्त से अमूर्त की ओर कहा जाता है। आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से पाठ्यक्रम पर निर्भर है, यह बताया गया है। मुख्य सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, और इसका सूत्र क्या है एनसीईआरटी 2005 का, लर्निंग विदाउट बर्डन। पढ़ने वाली शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया, बाल केंद्रित शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है, छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। शिक्षा को व्यवसायमुखी बनाने का प्रयास किया गया है, शिक्षा को व्यवसायमुखी बनाने का प्रयास किया गया है। और सीसीई अर्थात निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। अगला लास्ट पॉइंट है साहचर्यात्मक अधिगम पर बल दिया गया, मतलब कि सब कोई मिलजुल के अध्ययन करें, मतलब कि ग्रुप स्टडी को जोड़ दिया गया है, ग्रुप स्टडी पे जोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं। अगला हमारा आज का लास्ट टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009, ध्यान रखिएगा RTE 2009 देख लेते हैं। इसका मोटो क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसका मोटो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। पहला पॉइंट इसमें है 12 दिसंबर 2002 को भारतीय संविधान 86वां संविधान द्वारा आर्टिकल 21A में इसे जोड़ा गया, आर्टिकल 21A में इसे जोड़ा गया 86वें संविधान 2002 को। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो गया, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारत में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A में इसे शामिल किया गया था। निःशुल्क शब्द में इसमें अर्थ क्या है कि बालक से किसी भी तरह की कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अनिवार्य मतलब क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय में आना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। आगे है कि यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ देता है तो जब वह प्रवेश लेगा तो उसकी आयु अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। तो इसमें यह भी प्रावधान है कि जब कोई बच्चा विद्यालय छोड़ देता है तो दोबारा जब वह प्रवेश लेगा तो उसी के अनुसार उसे दिया जाएगा प्रवेश। टीसी के बारे में बताया गया है कि यदि विद्यार्थी अन्य विद्यालय हेतु इच्छुक है तो तुरंत उससे विद्यालय से टीसी दे दी जाएगी बिना कोई कारण और प्रश्न पूछे। और विद्यालय स्थापना की दूरी भी दी गई है कि कक्षा 1 से 5 1 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो कक्षा 1 से 5 के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल 1 किलोमीटर ज़्यादा नहीं हो सकता। 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर दूरी है, ध्यान रखिएगा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर दूरी है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक निजी विद्यालय में कुल 25% दुर्बल व वंचित वर्ग हेतु आरक्षित है। तो 25% इसमें जो दुर्बल वर्ग है, जो आरक्षित वर्ग है, उसके लिए आवश्यक है। ऐसे विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेना, इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा, और ऐसे विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और अगर इसका उल्लंघन होगा तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। प्रवेश के दौरान बालक या बालिका से आयु व जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, और प्रवेश के समय बालक या बालिका से आयु व जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। और अगला पॉइंट है फेल व निष्कासित नहीं किया जाएगा, इसमें किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की हमारी ये शॉर्ट मैराथन समाप्त होती है। हमने इसको शॉर्ट रखा है, अगर हम चाहते तो इसको 3 घंटे की भी क्लास रख सकते थे, लेकिन 1 घंटे की क्लास में क्या हुआ कि आपकी सभी चीज़ें एक क्विक रिवीजन, ये था एक क्विक रिकैप की तरह आपको इसे पढ़ाया गया है, जिससे आपको क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकेंगे, और आपका जो हेडेक होगा वह कम से कम इसे किया जा सकेगा। चलिए फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।